नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 110 प्लस इन जीएस प्रीलिम्स। उसमें हम लोगों ने 3 साल के पेपर सॉल्व किए थे, 2023, 22 और 21। और मैंने काफी विस्तार से बताया था कि आपकी पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ पेपर के दौरान जो हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करते हैं ना, उस दौरान हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसी की कड़ी में हम लोग अगला शुरू करते हैं। आज हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, करेंगे। 2020 में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट जितने मैंने अटेम्प्ट दिए हैं ना, उसमें सबसे अधिक मार्क्स मेरे इसी साल थे। 120 थे मेरे मार्क्स, 120 पॉइंट समथिंग था। सी सेट नहीं हुआ था, बट वो छोड़िए। हम लोग जीएस का डिस्कस कर रहे थे ना, तो जीएस में मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा था और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक, जीएस 120.41। ठीक, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज पहला स्टेटमेंट अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार के बारे में था, आधार के बारे में कुछ कुछ तो आपको आइडिया ही रहा होगा ना, सो उसी से हो जाता। कुछ यूपीएससी ने हेल्प भी कर दी थी। पहला स्टेटमेंट था, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। मैंने आपको बोला था ना, जहां स्पेसिफिक होकर बात करें फैक्ट की, ठीक है, अपने कान खड़े रख कर लेना। जहां ऐसे कुछ नंबर्स की बात करता है, किसी बॉडीज की बात करता है, ठीक है, तो बहुत चांसेस होता है कि वहां पे हेर फेर की गई है। ठीक है, या तो बढ़ा दिया गया है या तो घटा दिया गया है। ठीक है, तो या तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए था ना कि जो आधार मेटा डेटा को है ना, वो 3 महीने से नहीं, आप 6 मंथ से अधिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो या तो पता होता, और नहीं पता होता तो अगर गेस करना होता तो फिर नंबर देख सकते थे कि नंबर की बात कर रहा है, तो मे बी क्या पता दाएं बाएं कुछ किया होगा। ठीक है, तो इस बेस पे आपका पहला गलत था और ये डी वाला गलत था। ठीक है, आपके बचे अब कौन, बी और सी। ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाती है। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो, राज्य जो है वो निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। लॉजिक वाली बात कर रही है ना कि मान लो आपका डेटा है, सरकार के पास है, ठीक है, मान लो आपके पास फिंगरप्रिंट है, आपका जो कुछ भी है, मतलब डेटा आपका है, सारा का सारा राज्य के पास है, तो क्या वो किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ शेयर कर सकता है क्या? ये तो गलत बात हो गई है ना कि आपसे डेटा लेकर सरकार फिर प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। तो ये बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहा है कि यस, जो राज्य होता है वो निजी निगमों के साथ आधार डेटा को है शेयर नहीं कर सकता है। तो दूसरा तो पक्का सही है, बस आंसर आ गया आपका। जब दूसरा सही है तो ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही वाला, ये वाला बच रहा है जिससे हो रहा था। बाकी 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं ना कि कुछ कैसे काट सकते थे। मान लीजिए अगर पहला आपको नहीं गेस मिल रहा था तो क्या आगे देख सकते थे कि कुछ कट पिट रहा है। तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये वाली लैंग्वेज यही होती है, एक्सट्रीम से स्टेटमेंट होते हैं। आधार इज मैंडेटरी, तो जहां मैंडेटरी आए ना तो चांसेस होता है कि 99% वो गलत होगा। तो आधार जो था ना, स्टार्ट में तो बोला गया था कि किसी चीज के लिए भी लगभग मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, उसको वैकल्पिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा तो पक्का गलत हो जाता। तो यानी कि अगर मान लो पहला नहीं गलत कर पाते आप, तो तीसरा गलत करते हैं ना, तो सी गायब हो जाता और डी गायब हो जाता। ठीक है, उस हिसाब से भी तो आंसर आ ही सकता था। तो ये तो एलिमिनेशन के लिए मैंने बता दिया कि कहां से आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये आपको पता चल गया है, तो मतलब बाय ऑप्शन पता चल गया ना कि जो आधार है भारत की संचित निधि से अगर पैसा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए फिर क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन कह सकते हो। ऑप्शन ने इजी बना दिया था, प्लस कुछ हेल्प भी मिल गई थी आपको। ठीक है, सो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का होगा बी। ठीक, पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था ना कि अगर आपको 100 प्लस जाना है, आपको कट ऑफ इजीली क्लियर करनी है, तो आपका जो बेसिक है, आपका जो स्टैटिक है ना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वहां से अगर बुक से उठ के आ रहा है तो वो बिल्कुल सही करना चाहिए। किंतु परंतु कहां कर सकते हो, जो थोड़ा गैस करने वाला होता है वहां पे। जैसे ये, अगर ये गलत हो रहा है तो मतलब आप फिर पढ़िए अच्छे से, और क्या कर सकते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां, आपको पता होगा ना कि अमूमन देखा जाता है कि लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा की तुलना में कुछ ज्यादा शक्ति रखती है, किंतु कुछ मामलों में समान शक्ति भी रखती है। ये पूरा एक थीम है, एक चैप्टर है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किन मामलों में लोकसभा राज्यसभा के बराबर है, किन मामलों में लोकसभा सुपीरियर है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें राज्यसभा की सुपीरियरिटी है ना, अधिभावी है। तो वो देख लेना आप लोग, या फिर देखते भी होगे। तो अगर देखा होता तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हल हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के विषय में, बिल्कुल गलत। ये तो राज्यसभा की स्पेशल पावर है ना, कि अगर कोई आपको नई अखिल भारतीय सेवा गठित करनी हो तो ऐसा प्रावधान जो होना चाहिए वो राज्यसभा में पहले लाया जाएगा विशेष बहुमत से। ठीक है, सो पहला तो गलत हो जाएगा। यस, दूसरा ही सही बोल रहा था, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि संविधान में अगर संशोधन करना है कुछ ना, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि दोनों सदनों से वो विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए,
पारित होना चाहिए। तो जहां दोनों सदनों का मतलब क्या हो गया, समान शक्ति हो गई ना फिर लोकसभा और राज्यसभा की। तो यह सही आंसर था। सरकार को हटाने के विषय में बिल्कुल पता होगा आपको, जो अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाया जाता है वो कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, अगला कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जहां भी आपका बजट से संबंधित प्रावधान होगा वहां पे लोकसभा जो होती है वो उसका सारा काम धाम होता है, राज्यसभा की कुछ लेना देना नहीं होता है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत गलत कीजिएगा। आगे के लिए ये जो संसद वाला पूरा चैप्टर है ना, चाहे संसद वाला हो गया और राज्य विधानसभाओं वाला, तो उसको आप लोग अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल तो रिपीट ही करता है, कोई साल ऐसा नहीं आता है जहां ना आता हो। इजी क्वेश्चन था। तीसरा, ये भी कह सकते हो इजी क्वेश्चन था, और ये कहां से था, देखो हम लोग स्टैटिक में भी इसको कभी कभी पढ़ लेते हैं और ये करंट में भी था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब कोरोना के बाद था ना, तो इसको साथ सस्पेंड किया गया था कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पूरा न्यूज में था, कोचिंग वालों ने कवर भी किया था। जो कोचिंग मैंने बताई थी आप लोगों को ना, जो करंट अफेयर जहां से करोगे, अगर वहां से किया होता तो आपके पास हो भी गया होता, और था यार सारे मैगजीन में था, इवन विजन ने भी किया था, मैंने देखा था। सो इजी क्वेश्चन था उस हिसाब से। जैसे पहला, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना, जो एमपी लैट्स होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसके संदर्भ में जो निधि होती है बात करनी थी। पहला क्या था, जो एमपी लैट्स होती है निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। देखो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप ये मत दिमाग लगाओ कि जो एमपी लैट्स है तो क्या उससे टिकाऊ परिसंपत्ति में किया जाता है कि नहीं किया जाता है। देखो उसका रूल क्या है ना, कि अगर कोई योजना है, जाहिर सी बात है लोगों के विकास के लिए तो बनेगी ना, तो इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना वो लगभग सही होते हैं। इसमें अगर कुछ वो डाटा वाटा देता है तो चांसेस होते हैं कि गलत होते हैं। और अगर जनरल बात कर रहा है ना कि जो एमपी लेट्स स्कीम है, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनी हुई है, तो क्या करेगी, यही करेगी ना, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो भी कुछ भी है टिकाऊ परिसंपत्तियां उनके निर्माण में, तो यही तो काम करेगी ना। तो बिल्कुल पक्का बिल्कुल पहला सही था। ठीक है, एक ही आंसर एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं। अगला, जो प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंक अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। देखो या तो इसको पता होता आपको, ठीक है, पता होना चाहिए था, क्योंकि देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत डिटेल से डिस्कस होता है। हम लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, प्लस मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है, बनता है ना, तो मेंस से भी बनता है, तो मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था, और नहीं पता होता तो क्या कर सकते थे, गेस के लिए बता रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित अंश जो होता है ना, वो एससी अपनी पॉपुलेशन के लिए, एसटी पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, इसका प्रयुक्त होना आवश्यक है, मैंडेटरी बना रहा है। ये बताओ ये अच्छा कदम है कि नहीं कदम है? बिल्कुल कदम है, क्योंकि ये जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना, समाज के थोड़े से क्या होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? तो यस, यही स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। बाई गेस जाते हैं ना, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि पक्का हाँ ये प्रावधान तो होना ही चाहिए था। तो 1 2 आपका सही होगा पक्का, वो तो सारे स्टेटमेंट में है, तो ऑलरेडी सही था बाई ऑप्शन भी। ठीक है, तीसरा, एमपी लेट्स निधियां जो होती हैं वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, यहां तक तो ठीक था। और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता। अब देखो अगर इसको गलत करना होता तो यही करता ना कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। पढ़े होते तो आपको पता होता कि ये जो होती है ना, हर साल आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पता होना चाहिए था। जैसे मेंस में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो इसकी एक कमी यही होती है कि जो हमारे सांसद महोदय लोग होते हैं 5 साल के लिए मिलती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या करते हैं ना, ये 4 साल लोग निधि को खर्च ही नहीं करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। एक साल आई थिंक 5 करोड़ का होता है, तो करते रहते हैं। फिर जो चुनावी वर्ष आता है ना, तब जाके वो लोग जल्दी जल्दी रेवड़ी बांटते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए था, पहले से ही पता होना चाहिए था। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड लिखा है कि नहीं किया जा सकता, गलत है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन गया आपका। ठीक है, अब या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। चौथा देख लो, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% जो कार्य होते हैं उनको जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। आपको लग रहा होगा कि ये जो मैंडेटरी आ गया है ना, इसकी वजह से एलिमिनेट कर देता हूं, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बात की है ना कि अगर जहां मैंडेटरी वगैरह आ जाता है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंपैक्ट, ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं थोड़े एक्सट्रीम होते हैं। लेकिन अब यही बोला ना कि मतलब
अंधा नकल नहीं करना है किसी भी चीज का। आप सेंटेंस पढ़ो, मैंने हर बार बोला है कि सिर्फ वर्ड पकड़ के तो नहीं करना है कि ये अनिवार्य आ गया है तो अनिवार्य मतलब गलत हो जाएगा। उस अनिवार्य को पढ़िए और पूरा सेंटेंस का सेंस जरा लगाइए। तो पूरे सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं इसके तहत कार्यान्वित हो रहे हैं ना, तो उसका एटलीस्ट 10% जो होना चाहिए उसका निरीक्षण होना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है ना। आपको नहीं लग रहा कि कोई योजना है और उसका अगर जो है कुछ मान लो पूरा योजना का आप निरीक्षण नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा तो आप उसका निरीक्षण कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जो योजना के बारे में अच्छी अच्छी बात होगी वो सारी सही होगी। तो यस, अगर गैस करना था, बचे आप थे किसमें 1 2 में बचे थे, 1 2 का 4 बचा था। तो मैं तो ना गैस करता तो ये देखो 1 2 का 4 जाता, बिल्कुल जाता। ठीक है, सो इसका आंसर था डी। आई थिंक सही भी था, 3 का डी सही था। ठीक है आगे के लिए क्या करोगे, कोई ऐसी योजना को एक बार देख लोगे और क्या, और कोई अगर विशेष योजनाएं आ रही हैं तो सरकार उससे पूछती भी है, तो देख लेना अगर न्यूज में है, करंट वालों ने अगर कवर किया है सो प्लीज आपकी भी जिम्मेदारी बनती है निपटा देना उसको। ठीक है, ये भी बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं होते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। इंग्लिश देखिए कितनी क्लिष्ट होती, सॉरी हिंदी क्लिष्ट होती है। ट्राई कीजिए फिर इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सोचना है नहीं सोचना है। अस्पृश्यता वाला आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 17 पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता संबंधी जितने भी व्यवहार होते हैं उनको क्या किया जाता है, विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा आंसर होगा। आर्टिकल 17 किसमें आता है, देखो लिखा भी नहीं है लेकिन आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 से लेके जो आर्टिकल 18 होते हैं ना, वो आपका कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार है। ठीक है, सो सीधा सीधा आंसर हो गया। जो आपके 5-6 वर्ग बनते हैं ना फंडामेंटल राइट्स के, तो उनको एक बार ऐसे पढ़ लेना कि हाँ समता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आते हैं, फिर शोषण के विरुद्ध कितने आते हैं, संवैधानिक उपचार के अधिकार में क्या क्या आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना जो हमारे क्या होते हैं, कटाप से हमें आगे निकालते हैं, तो इनसे तो गलत मत करना आप लोग। अगला 5वां, भारत में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। इस साल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी नहीं आ गया कि स्टार्ट के ही जो चैप्टर है उन्हीं से आगे आगे दे रहा था। सो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है, आर्टिकल 50, क्या है आर्टिकल 50 डीपीएसपी में है ना, डीपीएसपी पता होना चाहिए था आप लोगों का। देख लो फंडामेंट एलिमिनेट भी करते, मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए था, नहीं पता तो देखो फंडामेंटल राइट तो पढ़ते हो, सॉरी ये आपके प्रियम्बल नहीं लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, 7वीं अनुसूची उसका मामला अलग ही है, वो जो आपके संघ राज्य और समवर्ती सूची के जो विषय है ना उनके बारे में बात करता है। परंपरागत व्यवहार भी नहीं सीधा पता होना चाहिए, इतना गैस क्यों करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आर्टिकल 50 पता होना चाहिए। क्या करोगे आप लोग, एटलीस्ट ना मैंने बताया भी था पिछले वाले चैप्टर में जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 12 से लेके जो 51 तक वाला है ना, और 51A भी मान लो वो आपका फंडामेंटल राइट वाला ड्यूटी वाला, उसका सारा का सारा आप लोग आर्टिकल देख लोगे कि आर्टिकल 12 की लैंग्वेज क्या है, 13 की लैंग्वेज क्या है, 14 की लैंग्वेज क्या है, सो ऑन 51 तक आप लोग देख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें इतना सोचना क्या है। उद्देशिका एक बार ना एक एक लाइन एक बार पढ़ लोगे, जैसे शुरू होता है ना, हम भारत के लोग से लेके पूरा एंड तक, ठीक है, आत्मर्पित करते हैं वहां तक, उसकी लैंग्वेज देख लोगे, उसकी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। 2022 के हम लोगों ने जब सॉल्व किया था ना तो देखा था आप लोगों ने पूछा हुआ था ऐसे ही। यस, अगर ये भी पढ़ा होता तो इजी ही क्वेश्चन था। जैसे वित्त मंत्री जो है संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ कुछ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। और ये जो प्रावधान है ना बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत करने का, निम्न में से किसके कारण, निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो किसमें किया जाता है भाई, पढ़ा है, FRBM एक्ट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत ही किया जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, लक्ष्मीकांत में मेंशन भी है, इतना सोचना भी नहीं था आप लोगों को। ठीक है, 3 स्टेटमेंट उनको करने होते हैं, एक तो ये हो जाता है प्लस कुछ मध्य अवधि करके होता है, ठीक है, और 1-2 आप देख लोगे और क्या क्या होता है। ठीक है, बशर्ते बात कह रहा हूं कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो जो बजट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो जरा ईमानदारी से पढ़ेंगे आप लोग तो वहां पे आता है। ठीक है, जब फिस्कल कंसोलिडेशन पढ़ते हैं तो उसी के साथ ये आता है, ये मेंस का भी टॉपिक है और प्रीलिम्स का भी टॉपिक है। तो आई थिंक अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये तो फिर इजी ही रहा होगा आपका, बिल्कुल ना।
ठीक है, तो जो एफआरबीएम था उसके कारण हुआ था। ठीक है, तो अभी एफआरबीएम में जो नया चेंज हुआ है ना कि अब उसके जो गोल्स थे वो कब तक प्राप्त करने हैं वो आप लोग देख लोगे, प्लस एक बार फिर इसका बेसिक जितना भी होगा वो देख लोगे कि 2003 का जब एक्ट आया था तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और अभी जो कुछ अमेंड किया गया है, आगे बढ़ाया गया है ना, तो उसमें क्या किया गया है। फिर अभी एनके सिंह समिति की वो गठित की गई थी तो उसके बारे में देख लोगे आप लोग पीछे। ठीक, परिभाषा से जो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने 2021 का सॉल्व किया था ना, और बिल्कुल हम लोगों ने बात की थी कि जो संवैधानिक सरकार होती है उसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। तो सोचो अगर आपने 20 का पेपर किया होता ना तो जस्ट 21 में रिपीट कर दिया था क्वेश्चन। मैंने तो सोचा था कि 2-4 साल बाद रिपीट करता है ना, ऐसा भी नहीं है, जस्ट सेम क्वेश्चन सेम थीम जस्ट अगले साल रिपीट कर देता है, इतना होता है। और हम लोगों ने आर्टिकल 21 वाला भी पढ़ा था ना, आर्टिकल 21 भी आई थिंक 2-3 साल के अंतराल पे 2-3 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। ठीक है, सोचना भी नहीं है। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट जो होती है वही होती है संवैधानिक सरकार। ठीक है, इजी क्वेश्चन ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इन सब के लिए क्या करोगे, जो पॉलिटी वाला पॉलिटी की अपनी बुक है ना, पॉलिटी की बुक अपना 9 से लेकर 12 जो कर लोगे एक बार प्लीज कर लेना, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। लक्ष्मीकांत प्लस ये आपके 4 क्लास की पॉलिटी प्लस करंट अफेयर से जो इश्यूज चल रहे हैं वो तो करंट अफेयर वाले अपने आप कराई देंगे। ठीक है, इतने से कर लोगे। पॉलिटी में से कम 18-20 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, उसमें से आप ना 16 तो बिल्कुल 100% श्योर हो के मार के चले आओगे। 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो तो गैस वैक कर लोगे आप लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। थोड़ा टफ लगा होगा बट उतना भी टफ तो नहीं था। इधर देखो क्या बोल रहा है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ठीक है, इससे कुछ प्रावधान जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में तो मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं कि समता होगी, स्वतंत्रता होगी, आपको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कहां कहां बोला जाता है, तो सोचो लोगों की भलाई के लिए किस में बात की गई है। यस, उद्देशिका में की गई है, सारा का सारा निचोड़ तो आपके उद्देशिका में ही है। वहां भी आपके समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात की गई है ना, संप्रभुता की, बिल्कुल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये तो बिल्कुल है भाई, ये जो लोगों की कल्याण की ही बात करते हैं ना, सारे जितने कल्याणकारी उपबंध है वो आपके डीपी एसपी में ही तो है ना, तो 1-2 तो होगा ही होगा। मूल कर्तव्य भी बात करता है ना कि महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, प्रकृति के बारे में बोलता है, आपसी भाईचारे की बात करता है। तो ये जो तीनों के तीने हैं ना, वही आपके क्या है, यह है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छी बातें तो करता है आप लोगों के सबके बारे में ना, तो यस, और ये तीनों जो प्रावधान होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो बिना सोचे समझे आप लोग डी मार के चले आना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन। एक बार ये जो 3 है ना, एक बार इनको प्लीज देख लेना आप लोग। उद्देशिका के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लेना, जो कुछ भी है। वैसे मैं एक सेपरेट बना दूंगा ना पूरा, जैसे उद्देशिका के बारे में आपका सब कुछ डील कर दूंगा, ये डीपीएसपी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, मूल कर्तव्यों के बारे में और मूल अधिकारों के बारे में एक वीडियो में करूंगा उस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, 8 का डी सही है। भारत में विधि सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इधर देखो, आपने पढ़ा होगा ना वो नालसा वगैरह का गठन किया गया है, नालसा सालसा जो भी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, और ये इसका अमेंडमेंट भी है 39A जो अमेंड किया गया था ना, यही था कि जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको क्या हो गया, निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, तो वो तो हम लोग जस्ट पढ़ते हैं, लेकिन अब किसको किसको प्रदान किया गया ना, पता नहीं उस साल आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैंने ना शायद देख नहीं रखा था, बट उसके बाद जब पेपर आके देखा ना तो लक्ष्मीकांत ने पूरा मेंशन किया था कि किसको किसको ऐसे निःशुल्क विधिक सेवाएं मिलेंगे। ठीक है, सो अगर देखो वहां नहीं पढ़ा था तो भी गैस करके आप तो कुछ न कुछ तो पहुंच सकते थे। जैसे देखो रुपए 1 लाख से जो कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या लग रहा है, 1 लाख 1 साल में कमा रहा है, मतलब गरीब परिवार है, तो उसको तो मिलना चाहिए ना, मे बी। अगर आगे देखते हैं, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को देखते हैं। अगला तीसरा, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े व्यक्ति के सदस्यों को
देखो तीनों में बहुत ज्यादा तो हेल्प नहीं मिल रही थी क्योंकि तीनों सेम ही सेम लग रहे हैं, ठीक है। चौथा से आपको हेल्प मिल रही थी, गेस कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। चौथा बोल रहा है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक है ना, सबको निःशुल्क विधिक सेवाएं मिलेंगी। कुछ ये दिख नहीं रहा कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सभी, ऑल सीनियर सिटीजन, मान लो कोई अगर टाटा बिरला उसकी फैमिली में है तो वो भी तो उसमें तो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो क्या उनको भी फ्री लीगल एड अप दोगे? नहीं दोगे ना। सो गेस कर सकते थे, यहां से एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाला आपका ऑप्शन चला जाता, ठीक है। बचा क्या है उसके बाद? या तो ए बचा या तो सी बचा। उसमें भी जो दो है ना वो क्या है? कॉमन है। दो जब कॉमन है तो मतलब ठीक है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनको तो मिलेगा। आप बताओ या तो पहला या तो तीसरा, ठीक है। बताओ अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, पहले वाले गेस करोगे या फिर तीसरे वाला गेस करोगे? ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, उसकी आय जो है 1 लाख से कम है, और जो तीसरा वाला बोल रहा है कि ओबीसी कैटेगरी का है, उसकी आय जो है 3 लाख से कम है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा वनरेबल कौन है, बहुत ज्यादा नीडी कौन है? अगर आपको दो में से चूज करना रहने कि किसे हेल्प दोगे तो किसे दोगे? इस वाले को दोगे ना। तो यस, यही आंसर था। 1 एंड है ऑप्शन में क्या? हाँ, 1 एंड 2, ठीक। 9 का ए, यस ठीक था, गेस अच्छा किया आपने, ठीक है। 9 का ए, ठीक। तो हाँ, जैसे पीछे आपको इजी क्वेश्चन हो गए थे, बिल्कुल डिट्टो उठ के आए थे। या तो ये पढ़ा होता, नहीं पढ़ा होता तो थोड़ा ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं, ऐसे ही गेस करते हैं, ठीक है। 10वां, ये कुछ थोड़ा सा टफ था, पता नहीं आप लोगों ने अगर सुना होता तो हो जाता। ये भी करंट अफेयर से कह सकते हो आया हुआ था। जैसे ये अल्मा आटा घोषणा जो है ना, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी है, बिल्कुल सही है। लोगों के ना जो प्राइमरी हेल्थ होती है, प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड ये घोषणा है। अल्मा आटा जो है ना, प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड घोषणा है। मैंने पढ़ रखा था, मैंने जहां से करंट अफेयर में करता हूं ना, बिल्कुल मैंने सुन रखा था। तो ये तो मैंने तो बिल्कुल पक्का पहला सही कर लिया था। तो पहला हुआ तो यानी कि आपके बस 50-50 आ गया था। 1, 2 एंड 1 एंड 3, ठीक है। देखो यानी कि इस हिसाब से दूसरा जो है हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र नहीं सुन रखा था। लेकिन जो तालानोवा डायलॉग है ना, ये तो आप लोग सुनते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर साल में कुछ महत्वपूर्ण बॉडीज होती है ना, उनका प्लीज देख लेना कि कहां क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग ये UNF, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो ठीक है, UNFCCC, इसके बारे में तो सुनते हो आप लोग ना, ठीक है। तो यस, तालानोवा डायलॉग फिर सुन रखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुन रखा था, 2019 के आसपास हुआ था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? वैश्विक जलवायु सम्मेलन से रिलेटेड है, बिल्कुल वैश्विक जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। चौथा तो ऑलरेडी पता ही होना चाहिए था। और मान लो अगर आपको पहला भी नहीं आता ना, तो तब फिर चौथा आपको आना चाहिए था, ठीक है। चौथा कैसे आना चाहिए? लिखा हुआ है अंडर 2 कोएलिशन। ये जो अंडर 2 कोएलिशन है ना, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये शायद EU का था, ठीक है। और ये क्या था? वही 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बोल रहे हैं ना, कि जो इस सदी के अंत तक जो हमारी तापमान वृद्धि है ना, उसको कहां लिमिटेड करेंगे कि वो प्री इंडस्ट्रियल ईरा से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ना जाए। तो वहां से रिलेटेड था, ठीक है। थोड़ा फैक्चुअल था, बशर्ते इसमें से आप लोग ना एटलीस्ट 3 को तो जानते ही हो। अल्मा आटा सुना होगा आप लोगों ने, तालानोवा डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, और अंडर 2 कोएलिशन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये आई थिंक ना अंडर 2 कोएलिशन 2019 में था क्या? कहीं तो था, या तो आगे था 2000, उसके आगे था, या फिर ये पीछे था, कहीं तो कहीं मैं सुना था मैंने, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन, 50-50 मामला था, हो जाना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का C हो जाएगा, ठीक है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, एक ही थीम से रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, संसदीय व्यवस्था पढ़ते हैं ना, मेंस में भी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। क्या 2 सरकारें होती हैं ना, सरकार जो होती है कि उसका हेड कौन होगा, उसके बेस पे 2 प्रकार के होती हैं। एक जो होता है संसदीय व्यवस्था होती है, दूसरी जो होती है अध्यक्षीय प्रणाली होती है, अध्यक्षीय सरकार होती है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? बिना कुछ सोचे समझे मार के आ जाना चाहिए था, क्या? बी वाला आंसर, कि जो सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, स्पेशली लोकसभा के प्रति, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा यही होता है ना, हमारे यहाँ यही होता है, हम लोगों ने भी संसदीय प्रणाली अपनाई है, वही अपनाई है, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचना वोचना नहीं था। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, यही वाला जो चैप्टर है ना, संसदीय अध्यक्षीय प्रणाली, एक बार अच्छे से आप लोग देख लोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन।
आई थिंक ना अगर ये किया होता ना तो फिर अभी 2023 वाला था कि 2022 वाला हम लोगों ने सॉल्व किया था कि उससे पूछा, इससे एक कदम आगे बढ़ के पूछा था कि जो संसदीय व्यवस्था है हम लोगों ने अपनाई है ब्रिटिश मॉडल पे, लेकिन किस किस मामलों में ना जो हमारा जो है वो ब्रिटिश मॉडल से हम लोग अलग हैं। तो सोचो थीम तो बिल्कुल यही थी ना, संसदीय व्यवस्था से पूछा था। और जब ये वाला संसदीय व्यवस्था वाला आप चैप्टर पढ़ते तो पता ये तो पढ़ते हैं ना कि ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में हम लोग उनसे अलग हैं। तो जो अलग थे वही था, पढ़ना था आपको, ठीक है। तो ये देखो थीम रिपीट करती है, पक्का रिपीट करती है। और आई थिंक पीछे जब जाओगे ना तो ये संसदीय व्यवस्था पूछ ही रखा होगा, ठीक है। बढ़िया। ये वाला 12वां क्या क्या है, भारत के संविधान का कौन सा जो भाग है वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। सोचना भी नहीं था। कल्याणकारी कौन है अपना, जो डीपीएसपी के जितने भी प्रावधान है ना वो भारत के सरकार को क्या बनाते हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, ठीक है। सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। कहां गया, पहला ही है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वही भारत के स्वरूप को क्या बनाते हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल, ठीक है। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, एक बार और डीपीएसपी अच्छे से, फंडामेंटल राइट अच्छे से, प्रिएम्बल अच्छे से, 7वीं अनुसूची के जो जो प्रावधान है वो एक बार अच्छे से, ठीक। इजी क्वेश्चन। बेसिक पॉलिटी गलत करने की गुंजाइश ही नहीं होती, गलत करोगे तो आप लोग पिछड़ जाओगे। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जो भारत का संविधान है अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। देखो ये हम सारे के सारे पढ़ते हैं ना कि भारत में संघवाद है, पंथ निरपेक्षता है, मूल अधिकार है और लोकतंत्र है, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान, ठीक है, और परिभाषित करता है, क्या करता है। जब हम लोगों ने एलिमिनेशन की बात की थी ना पिछले 3 सालों में, मैं बात कर रहा हूं ना कि कहां आप गैस कर सकते हो कि ये सही हो सकता है, कहां ये गलत हो सकता है। तो मैंने एक टर्म भी बताया था ना कि जहां ये लगे, ये बोले कि भारत का संविधान परिभाषित करता है, भारत के संविधान में ये दिया गया है, तो वो क्या होता है, वो गलत होता है। 99% चांस होता है ना कि दिया होता है। भारत के संविधान में इतना डिटेल में बहुत ज्यादा कुछ वर्णित नहीं है, वो सिर्फ खाका खींच दिया गया है, ठीक है। बाकी सही है बट भारत के संविधान में ये सब वर्णित नहीं है, तो गलत कर लोगे इसको आप, ठीक है। हो गया। अब दूसरा देख लो, भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। देखो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर वही भारत का संविधान ये सब नहीं करता है। भारत के संविधान में ये जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान स्पेशली मेंशन नहीं है। बात समझ में आई। सो क्या कर लोगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और ये वाला तो पूछा भी है, आई थिंक आगे ही पूछा था, ठीक है, किन किन मामलों में दिया गया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो डी। आप लोगों के लिए गेस और एलिमिनेट करने के लिए एक पॉइंट मिल गया कि जहां अगर पूछे ना कि भारत का संविधान में ये दिया गया है तो उसके चांसेस क्या होते हैं, वो गलत होगा, ठीक है। ऐसे देख के सिर्फ गलत मत कर देना, एक बार सतर्क हो जाना, एक बार दिमाग पे अपने जोर डालना कि हाँ भारत के संविधान में दिया है तो किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, इतना तो सोच लोगे आप लोग ना, तो ये करोगे आप लोग, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 14वां, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, ठीक है। लग रहा हो कि दोनों विरोधी विरोधी लग रहे हैं ना, एक हिंसा की बात कर रहा है, एक बिल्कुल अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों पे अपने बाबा जी हैं और जो मार्क्स हैं वो दोनों क्या होते हैं, सहमत होते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, आप सोचो गांधी जी कभी वर्ग संघर्ष पे सहमत होंगे क्या, नहीं, वो वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय की बात करते हैं। निजी संपत्ति की समाप्ति गांधी जी ने तो कुछ नहीं बोला था, आर्थिक नियतिवाद कुछ नहीं बोला था, इतना सोचना नहीं था। गांधी जी है और मार्क्सवाद है ना, दोनों के दोनों बोलते हैं एक अंतिम लक्ष्य के रूप में एक ऐसी अवस्था आएगी, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, समाज जो होगा ना वो राज्य विहीन हो जाएगा। क्यों, देखो गांधी जी का सोचना अलग था। गांधी जी बोलते थे ना कि राज्य जो होता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने बोला था क्या कि एक ऐसी दशा आएगी जब सब लोग बिल्कुल प्रबुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो जब जिनके सबकी चेतना बिल्कुल प्रबुद्ध हो जाएगी तो सब लोग क्या होगा, अपना बेस्ट करेंगे, तो कोई गलत होगा ही नहीं। तो उस सेंस में फिर क्या होगा, राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मार्क्स क्या बोलता है, मार्क्स क्या बोलता है, मार्क्स बोलता है कि जो राज्य होता है ना, राज्य जो होता है वो पूंजीपतियों का उपकरण होता है, ठीक है। राज्य जो होता है वो कैपिटल क्लास जो होती है ना, कैपिटलिस्ट अपनी जो कम्युनिटी होती है उनको सपोर्ट करने के लिए बना होता है। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये बाबा जी और अपने मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्स उनका मानना है। तो पहला था, इजी था। एक बार आप लोग देख लोगे कि गांधी जी की क्या क्या मान्यताएं हैं, वो तो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, प्लस मार्क्स का आप लोग देख लोगे, ठीक है।
भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जिसका पार्ट हम लोग आगे बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बन के क्या करेंगे? सोचना है? बिल्कुल नहीं सोचना है। जो नौकरशाही होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यपालिका का भाग होता है ना। और कार्यपालिका कैसी होती है? स्थिर कार्यपालिका होती है। इतना तो पढ़ा ही होगा ना। एलिमिनेट करते हैं। वैसे आंसर आपको पता होना चाहिए था, सीधा सीधा है यही। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण जो होता है वही होता है। सिर्फ कार्यान्वित ही नहीं, बहुत हद तक हम लोग क्या करते हैं? निर्माण भी करते हैं और उसको कार्यान्वित भी करते हैं। ठीक है, आंसर तो पता होगा। एलिमिनेट कर सकते थे क्या? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। संसदीय लोकतंत्र, बहुत ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। देखो बोला तो जाता है ना कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करता है, लेकिन आपको भी पता होगा ना कि एक आरोप भी लगाया जाता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, वो संघीय ढांचे के विपरीत होती हैं। ठीक है, राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं ना, इनको सेंटर भेज देता है और अपने हिसाब से रेगुलेट करता है। तो दूसरा इस बेसिस पे कट जाएगा। राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, ये वाला तो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक अस्थायित्व है ना, उससे कुछ लेना देना हम लोगों का नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं लेना देना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सोचना नहीं था इतना। 16वां, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रीएम्बल, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे। 2021 में हम लोगों ने देखा था ना, वो लैंग्वेज ही पूछ लिया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भी है, समाजवाद वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उद्देशिका से क्वेश्चन आ रहा है, प्रीएम्बल से। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाने चाहिए थे। क्या बोल रहा है? संविधान का भाग है, बिल्कुल भाग है। वो उसमें बताया गया था किस मामले में? अपना जो केशवानंद भारतीवाद है ना, उसमें बोला गया था भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। देखते हैं। ठीक है, बी वाला, संविधान का भाग है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चारों का मिलता जुलता स्टेटमेंट है ना। आप बताइए, ये तो ठीक है। संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग नहीं है, इसको तो हटा सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी तीन आपके सेम से मिल रहे हैं। इधर देखते हैं इंग्लिश, उसकी हिंदी थोड़ी टपड़ रही है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, बोल तो रहा है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हटा ही दोगे पक्का। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज द एनी अदर पार्ट, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है ना कि हमारे जो संविधान है, संविधान की जो उद्देशिका है ना, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो उद्देशिका में जो जो मेंशन हो गया है उसकी प्राप्ति के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कोई विधिक प्रभाव तो नहीं है। दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, डी वाला की लैंग्वेज पढ़ लो। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, इधर देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ा होता ना तो यही होता। दोनों की लैंग्वेज तो सेम सेम लग रही है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, बढ़िया, सही है। इधर देखो, जो उद्देशिका में बता दिया गया है ना, उसी को तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि आगे संविधान में इंप्लीमेंट किया गया है। तो यस, यही बोल रहा है ना। तो मुझे देखो, दोनों सेम सेम है, फिर जाओगे जब दोनों सेम सेम होता है ना, तो जिसमें जो ब्रॉड बात की गई, थोड़ी सी ब्रॉड बात की गई है ना, फिर उसको आप लोग सही करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक होना चाहिए 16वां का डी। हाँ, ठीक है ना। एलिमिनेशन का बता दिया, दो ऑप्शन बचा था, दोनों सेम सेम बोल रहे थे, लेकिन दोनों में से जो ब्रॉड होगा ना, थोड़ा सी बड़ी बात बोलेगा, अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेगा, उसको आप लोगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। जो 4-5 टॉपिक मैंने बता दिया ना, प्लीज कर लेना। क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से, और बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन होता है इनसे। रिजर्व ट्रांस, ठीक है, IMF कितनी बार आ चुका? 2023 में भी आई थिंक आया था ना, नहीं 2022 में आया था। ठीक है, IMF वाला। और मैंने बता भी दिया है कि ये आप लोग स्टैटिक में भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? स्टैटिक में बिल्कुल पढ़ते हो, इकोनॉमी वाले चैप्टर में। प्लस लास्ट में मैंने क्या बोला था कि जब 1 महीना रह जाए एग्जाम वाला ना, तो फिर अपने पास से गूगल करोगे, जितनी बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, फिर उनका देखोगे क्या कुछ उन्होंने 1-2 साल के अंदर कुछ नया कुछ चलाया है क्या, कुछ नए इनिशिएटिव चालू किए हैं। अगर किया होता ना, तो ये बेसिक में है। जो रिजर्व ट्रांस है ना, वो हम लोग किसके पास रखते हैं? IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली जो होती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिजर्व ट्रांस। ठीक है, आगे के लिए थीम क्या बनती? मान लो ये 2020 का पेपर पढ़ते हैं,
कि ये होते तो आगे जो 2-3 साल में है ना क्वेश्चन आ ही जाता है। वर्ल्ड बैंक अक्सर आ जाता है, ठीक है, केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ ही लोगे, WTA है उसके बारे में पढ़ लोगे, IMF है इसके बारे में पढ़ लोगे, तो क्वेश्चन आपका हो ही जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन। भाग 4 का मतलब क्या हो गया? भाग 4 मतलब DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में आते हैं। क्या बोल रहा है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। लैंग्वेज देखो, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। देखो अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो ना, तो यूपीएससी के लिए फोकस करना ना उनके विशेषताओं के बारे में, और कुछ दूसरे वनडे एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, यूपी पीसीएस तो अब सेम हो गया है, पीसीएस तो सेम ही हो गया, लेकिन कोई दूसरा एग्जाम कर रहे हो ना, तो उसमें हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं कि किस भाग में मेंशन है, ठीक है, उसकी किस अनुसूची में कौन कौन सी बातें की गई हैं, आर्टिकल 36 की लैंग्वेज क्या है, 37 की लैंग्वेज क्या है, और हम लोग किस पे ध्यान देंगे? वो तो देंगे ही देंगे, एक कदम आगे बढ़ के ना उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि वो किस मामले में फंडामेंटल राइट्स के समान है, किस मामले में फंडामेंटल राइट से अलग हैं, ठीक है। तो अगर किया होता, आई थिंक किया ही होगा, इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो सीधा सीधा पढ़ते आप लोग। आर्टिकल 37 की जो लैंग्वेज है क्या बोलती है कि ये जो होंगे डीपीएसपी के जो प्रावधान होंगे वो वाद योग्य नहीं होंगे। आपकी ना मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट की, डीपीएसपी में तो सर ये बोला गया है और ये मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यही पहला वाला है कि वो न्यायालयों में जो होते हैं प्रवर्तनीय होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, पहला खत्म, ठीक है। अब बचा क्या? या तो 2 या तो 2-3, 2 मतलब बाय डिफॉल्ट सही होगा। अगला, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, वही है, पहला अगर गलत है तो मतलब दूसरा तो बिल्कुल सही ही होगा। तीसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। लैंग्वेज देखो इनकी, प्रभावित करेंगे, बहुत छोटी सी बात बोल रहा है ना, और डीपी मतलब यही होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बाय नेम जाओगे ना कि यस ये क्या होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं। कब डायरेक्ट करते हैं? जब वो क्या कर रहा होता है, प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो बाई नाम जाओगे तो भी आ जाएगा, और इतना तो पता ही होगा भाई कि यस जो डीपीएसपी होते हैं उनका काम यही होता है कि सरकार होती है जब आगे कानून बनाएगी ना, तो इनको जरा एक बार ध्यान में रख लेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी का आंसर 2 and 3 हो जाएगा, 18 का डी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आगे के लिए इसके सारे प्रावधान एक बार देख लोगे जरा क्या क्या बात करता है, ठीक है। बनाएंगे हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, हो जाएगा काम। 19 वाला ये भी इजी है, 19 का। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किंतु किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला तो प्रावधान बिल्कुल सही बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हो, उसकी लिमिटेड होगी 6 महीने के लिए बना सकते हो, ठीक है, और अगर वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी बना सकते हो। इतना प्रावधान तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन दो चीज है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मतदान के लिए योग्य है, मान लो मतदान के लिए हमारे यहाँ कितनी है योग्यता, कितनी है? 18 साल है ना। आप बताओ 18 साल हो गया है, उसको मंत्री बना दोगे क्या? मंत्री बनाने के लिए क्या होना चाहिए? विधानसभा का सदस्य या फिर जो संसद है उसका सदस्य बनने के लिए कितनी है? 25 and 30 है ना। जो निचला सदन है उसमें 25 होना चाहिए, उच्च वाले सदन में 30 होना चाहिए। कुछ देख रहे हो आप? ये क्या बोले थे कि 18 साल यानी कि मतदान करने की उम्र 18 साल होगी, मंत्री बना दोगे 19 साल में? नहीं हो सकता ना, पहला गलत है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए एक्ट 1951 है। एक बात और, जो ये आरपीए एक्ट आता है ना 1950 वाला है और 1951 वाला है, तो इनके बारे में जरा डिटेल में जाके देख लेना, प्रावधान क्वेश्चन आता है, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है रेगुलेट करने के लिए मुख्यतः 2 ही ये जो है ना फाउंडेशन एक्ट है। तो एक बार इनकी जो प्रावधान है ना अच्छे से, नहीं कुछ बुक में मिलता है तो गूगल करो, गूगल में देख लेना अच्छे से, ठीक है। सो क्या है, जो ये आरपीए एक्ट है उसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, ठीक है, क्रिमिनल उसको दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरअर्हित हो जाता है, निरअर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। लैंग्वेज बहुत टफ बोल रहा है, या तो आपको सीधा पता होना चाहिए था कि क्या प्रावधान है, नहीं तो गेस करते ना। तो ये देख लो क्या हुआ है कि इम्प्रिजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली, ये वाली लैंग्वेज जहां बोल जाए ना कि अस्थायी रूप से, परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम
कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। तो या तो गेस कर सकते थे, नहीं तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि अगर आपको 2 साल से अधिक की सजा मिल जाती है तो फिर आगे आप ना सिर्फ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से आपको बैन लग जाता है। मान लो आपको 2 साल की प्रिजन हो गई ना, तो फिर आगे आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे। और अभी जस्ट रिसेंट में 4-5 महीने पहले वो राहुल वाला जो केस है ना, राहुल गांधी जी का, ठीक है, तो उसमें आप लोग देख लोगे। तो दोनों गलत था, बिल्कुल गलत था, ठीक है। आगे के लिए मैंने बता दिया कि प्रावधान क्या है, क्या से पढ़ लोगे। तो ये वाले 2 एक्ट जो है ना, प्लीज देख लेना, गूगल करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। कर लोगे तो नुकसान तो करेगा नहीं, मेंस में हेल्प कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो डी। 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। संसद सत्र जो आहूत करता है ना, बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो सत्र कौन आहूत करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं ना, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। जहां मैंने बोला ना, वही गेस वाला पकड़ लो भाई, हर बार तो आ रहा है और लगभग जितनी बार आया है ना, हम लोगों ने देखा है कि गलत ही बोल रहा है। भारत का संविधान ऐसा कुछ प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। भारत का संविधान नहीं है, ये कुछ कन्वेंशन हो सकती है, भारत के संविधान में तो नहीं बोला गया है। दूसरा खत्म कर दो, ठीक है। या तो 1 या तो 1 और 3। तीसरा देख लेते हैं। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। निर्धारित नहीं है, बिल्कुल सही है ना। यस, हमारे ना कितने एक वर्ष में संसद कितनी बार बैठेगी, कितने दिन के लिए बैठेगी, कोई फिक्स डेट तो नहीं है ना। अगर सोचो, अगर होता ना तो आप पॉलिटी की बुक में पढ़ते ना कि लोकसभा की इतनी बैठकें अनिवार्य बनाई गई हैं, राज्यसभा की इतनी बैठकें अनिवार्य बनाई गई हैं। सीटों के बारे में अब तो पढ़ते ही हो, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं ना। तो ये तो गैस का तरीका है, पढ़ते तो आपको पता होता कि ऐसे कोई फिक्स डेट तो नहीं है। और अगर ये भी होता है ना, जब अगर जानते होगे ना, तो हम लोग मेंस में भी पढ़ते हैं ना कि ये रिकमेंडेशन जब देते हैं कि संसद की कार्यप्रणाली को कैसे और अच्छा बनाया जाना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में हम लोग पढ़ते हैं ना कि लोकसभा और जो राज्यसभा होती है उनके नंबर ऑफ डेट्स कितने होंगे ना, नंबर ऑफ सीटिंग कितनी होगी, उसको फिक्स कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो बाध्यता उनकी हो जाएगी, तो हमारी कार्यप्रणाली और अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा वाला भी सही बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आर्टिकल 20 का 1 और 3 हो जाएगा। सॉरी, आंसर आर्टिकल 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा केवल 1 और केवल 3, ठीक है, 20 का, ठीक है। हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री वाला पता है, टर्म्स वाला तो पूछता है, और आगे आप लोगों ने देखा होगा ना कि टर्म्स की जो क्वेश्चन है ना, रिपीट कर रहा है, एंशिएंट से रिपीट कर रहा है, मेडिवल से रिपीट कर रहा है, और ये तो टर्म किससे था? आई थिंक मॉडर्न से था, ठीक है। इसमें मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा था, एक बता रहा हूं, मुझे एक आ रहा था। ये जो बेनियान है ना, ये वाला सिर्फ आ रहा था कि जो बेनियान होते हैं ये क्या होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या होते हैं? भारतीय जो एजेंट होते थे उनको बेनिया बोलते थे। बनिया आई थिंक वहीं से बनाया क्या, ठीक है। बाकी ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। औरंग राजकोष का प्रभारी होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो। मिरासीदार जो होता है राज्य का नामित राजस्वदाता होता है कि नहीं होता है। सो अभी तक तो क्वेश्चन अच्छा खासा किया ना, मैंने ये सब छोड़ दिया था। आप लोग क्या करोगे आगे के लिए? ऐसे क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा हवा नहीं लगेगी तो अब छोड़ देना। आप तो यहां से भी हेल्प नहीं मिल रही थी कि एक आपको मान लो, दूसरा आप श्योर हो, जब दूसरा श्योर हो तो बाकी तो नहीं कट रहा था, ठीक है। अब तो कुछ हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि वो वाला दे रहा है केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म। उसके लिए कर ही क्या सकते हो आप लोग? ये वाले जो थीम है ना, इसको प्रिपेयर कर लो। एंशिएंट के जितने टर्म्स होते हैं सब प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। मेडिवल के जितने होंगे उनको प्रिपेयर कर लोगे, और जो आपके मॉडर्न वाले हैं ना, उनके जो टर्म्स होंगे एक बार जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे आप लोग, ठीक है। सो यही कर सकते हो आप, प्रिपेयर कर लो अच्छे से, आगे आप लोग अपने आप को सहज पाओगे करने के लिए। 22वां, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टफ क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होता तो हो सकता था, अन्यथा जो हम लोग टफ पढ़ रहा था ना, ज्यादा गैस से आप कर नहीं सकते थे। जैसे देखो, बताया भी था मैंने अपना कि जो जैन धर्म होता है और
जो बौद्ध धर्म होता है। क्वेश्चन अभी से ना बहुत डीप जाके पूछ रहा है, क्योंकि पता है जब से यूपीएससी आई थिंक कर रही है ना, तब से इन्हीं दो से चैप्टर से पूछती है, हर साल क्वेश्चन डालती है। तो जो बिल्कुल सतही क्वेश्चन थे ना वो तो खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा डीप में जाके पूछेगी ना, तो यही था। टफ था वैसे, पता तो होना चाहिए था, अगर पढ़ोगे तो हो जाना चाहिए था। जैसे देखो क्या बोल रहा है कि जो अस्थावीरवादी होते हैं वो महायान बौद्ध से संबंध है, गलत था। और हम लोगों ने गैस वाली बात की थी ना कि जहां बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात करे ना, किसी से रिलेट करे, तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो क्या बोल रहा है कि जो अस्थावीरवादी हैं महायान बौद्ध से संबंधित है। तो अगर मान लो आपको पेपर बनाना होता तो आप क्या करते, यही करते ना, यहां अगर हीनयान रहता तो आप महायान कर देते। तो यही वाला हुआ था कि जो अस्थावीरवादी होते हैं वो क्या होते हैं, हीनयानी शाखा से रिलेटेड है, ना कि महायानी से। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, तो आपका 2 या तो 3, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। लैंग्वेज बड़ी सिंपल थी। ठीक है, महासंघिकों ने क्या किया था, वही बुद्धत्व जो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट था उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देख लो, तो या तो हो गया, या तो आप सी मारो, 50-50 तो पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है। तो या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर सी होगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ठीक है, तो हाँ दोनों सही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला क्वेश्चन टफ था, ऑनेस्टली बोल रहा हूं ये क्वेश्चन टफ था। अगर आपने डीप में जाके पढ़ रखा है तो आ जाएगा, अन्यथा फिर रिस्की मामला था, गलत होता सही होता, या फिर आप छोड़ सकते थे। ठीक है, मैंने किया था, आई थिंक मेरा उस टाइम सही हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने ना ये अस्थवीरवादी को पढ़ रखा था, आई थिंक थेरवादी जो है ना उन्हीं से रिलेटेड है ये वाला, थेरवादी को ही अस्थवीरवादी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जरा आप लोग डीप जाना, पहले भी बता चुका हूं कि इनके बारे में डीप जाना, बहुत अंदर जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो कौन सा कथन है औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ये तो पढ़ा ही होगे ना, औद्योगिक क्रांति हुई थी, फिर हमारा उन्होंने अंग्रेजों ने शोषण किया था बहुत ज्यादा, तो फिर वही प्रभाव है। देखो क्या क्या है, पहला जो भारतीय दस्तकारी उद्योग है नष्ट हो गए थे, हुआ तो था ऐसा। अगला देख लेते हैं, भारत के जो वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं है, हुआ था क्या, उल्टा बोल गया ना, हम लोग तो वही हथकरघे से करते थे, अंग्रेजों ने अपने यहाँ किया था। जो भी औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, तो फिर अंग्रेजों ने अपने यहाँ ये किया था ना कि वो उन्होंने वस्त्र उद्योगों में मशीनों का प्रयोग किया था। तो दूसरा तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तीसरा, देश के जो अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, हाँ ये तो काम किया था उन्होंने, कच्चे माल को पोर्ट तक ले जाने के लिए, और पोर्ट से जो मतलब मशीन में बने हुए जो माल थे ना, कारखानों में बने हुए माल थे, उनको देश के हिंटरलैंड्स तक पहुंचाने के लिए, बहुत अंदर तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ये हुआ था, 2 ऑप्शन है। तीसरा, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, नहीं किया गया था ना, उनके आयात पे मतलब तो वो तो फ्री ट्रेड हो गया था काइंड ऑफ ना। क्या किया गया था, जो ब्रिटिश से उत्पाद जो आते थे ना उन पे शुल्क बहुत न्यूनतम लगाया जाता था, या तो लगाया ही नहीं जाता था। हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ से होता था ना, हम लोग मान लो कोई चीज बना के बेचते थे और यूरोप में, तो उनके यहाँ वो उच्च शुल्क लगाते थे कि हमारी चीजें फिर महंगी हो जाएंगी, फिर वो बिकेंगी नहीं। तो ये तो उल्टा बोल गया है काम। ठीक है, तो गेस देखो, या तो ए कर सकते थे आप, या तो सी कर सकते, लेकिन आप बताओ, फिर 2 सही है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा, क्या बोल रहा है बताओ। औद्योगिक क्रांति वहां पे हुई थी, तो सबसे खराब प्रभाव क्या पड़ा था, रेलवे लाइनें बिछ गई थी, ये प्रभाव पड़ा था, या फिर हमारे यहाँ जो दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ये प्रभाव पड़ा था। जाहिर सी बात है, आई थिंक आप लोग सोच रहे होगे बिल्कुल ए वाला टिक मार के आओगे। ठीक है ना, तो यही आंसर था, औद्योगिक क्रांति का यही बुरा प्रभाव पड़ा था हमारे यहाँ। तो इजी क्वेश्चन था, मॉडर्न का है। अगला, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। देखो ये क्वेश्चन, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाली थीम है ना, 3 साल रिपीट हुई है। मैंने बोला था ना कि जो ये बीच वाले जो आपके हैं, जो छोटे छोटे राजवंश हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा रहा है, खासकर से जो गुप्त साम्राज्य का जब विघटन हुआ है ना, तो उसके बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ है। तो फिर वो क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, और हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना, लेकिन अब देखो उससे काम चलेगा नहीं, आपका फिर करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि किस क्रम में घटनाएं हुई थी, उनको वो लगाना है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो टफ पड़ता आई थिंक, लेकिन कुछ गेस कर सकते थे क्या आप, गेस करते तो देखो, ये जो चोल की स्थापना हुई थी ना 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, इतना तो पता होना चाहिए था ना, पढ़ते भी हैं कि 9वीं 10वीं के आसपास चोल सत्ता की स्थापना हुई थी, जो बाद वाले चोल थे, पहले वाले नहीं। ठीक है, तो तीसरा हाँ, जब बाद में हुई थी ना, तो ये देखो 2 ऑप्शन में कर सकते थे, तो या तो इसका आंसर दूसरा, यानी कि सबसे पहले हुई थी, दूसरा कहां गया, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना पहले हो गई थी, सबसे लास्ट में क्या हुई थी,
चोलों की स्थापना हुई थी। ठीक है, दो ऑप्शन है, 50-50 में हो रहा था मामला। ठीक है, तो या तो आप ए मारते या तो आप सी मारते। उस टाइम के लिए बता रहा हूं, वो तो अब तो बात बीत गई है। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, यही करोगे। ये जो छोटे छोटे साम्राज्य है ना, प्लीज उनका टाइम फ्रेम देख लोगे आप लोग। उनकी स्थापना कब हुई थी, उनकी स्थापना किसने की थी, किस क्षेत्र में की थी, और उस राजवंश से रिलेटेड कोई प्रमुख अगर राजा हुआ है तो उस प्रमुख राजा के कुछ उपलब्धियां जो होंगी उसको आप लोग देख लोगे। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर क्या था, 24 का आंसर था उस टाइम सी था। ठीक है, तो इसका आंसर ये था भाई। या तो मैंने छोड़ दिया होगा ना, मुझे टफ लग रहा, तो मैंने तो छोड़ दिया होगा उस टाइम। आगे के लिए आप लोग नहीं छोड़ोगे, उसके लिए ये लोग पढ़ लोगे आप लोग। ठीक, 25 का, निम्नलिखित में से जो कौन सा उपवाक्य है उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी, बहुत बार रिपीट हुआ, आई थिंक पीछे रिपीट हो गया है क्या, और हुंडी के बारे में नहीं हुआ तो सुनते भी हो आप लोग। अधीनस्थों दिए गए प्रमस हो ही नहीं सकता है, लेखा जोखा अंकित करने की बही होती नहीं है। देखो, या तो इसका आंसर हो सकता है विनिमय पत्र, नहीं विनिमय पत्र ही है, सोचना भी नहीं यार। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसी को हुंडी करते हैं। इकोनॉमी का टर्म है, इकोनॉमी में भी पढ़ते हो कि हाँ लेन देन का कुछ होता है मामला, और इससे भी हो रहा था कि 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने क्या देखा, उस टाइम का जो पेपर था बिल्कुल स्टैटिक वाला था, मुझे तो इजी लगा था उस टाइम करते हुए भी। तो अगर आप स्टैटिक आपका अच्छा है ना, अगर आपके स्टैटिक अच्छा है तो अपने आप को बहुत आप अच्छी स्थिति में पाओगे पेपर करते वक्त, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन 23rd वाला भी अगर आपका स्टैटिक है ना तो 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। तो आप लोग यही करोगे, स्टैटिक कर लो, करंट अफेयर अच्छे से करो, थोड़ा सा देखते रहो कि क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना था, बाकी बाद में। थैंक यू।